अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, एक मरतबा फिर इमरान खान की बहनें अडयाला जेल के बाहर आई हैं कि उनके भाई इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाए, लेकिन एक मरतबा फिर उनको रोका गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी आज बड़ी तादाद के अंदर आए। इमरान खान की बहनों ने इंतहाई अहम गुफ्तगू की है अब से थोड़ी देर कबल। बैरिस्टर गौहर अली खान ने आज कुछ अजीब व गरीब किस्म की बातें की हैं मुज़ाकरात के हवाले से और सुहेल खान अफरीदी के हवाले से, स्पेशली जो उन्होंने पंजाब लाहौर का दौरा किया उस हवाले से। इसके अलावा आलमी दुनिया से तीन इंतहाई अहम और बड़ी खबरें हैं। पहली खबर है अमेरिका से, उनके सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ी डील को बेनकाब कर दिया है। दूसरी खबर है सऊदी अरब, यूएई और यमन से, और तीसरी खबर है रशिया से। ये सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन करम, सबसे पहले नंबर पे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया, उन्होंने एक बहुत बड़ी डील को एक्सपोज किया, एक एग्रीमेंट को, एक माहदे को उन्होंने एक्सपोज किया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि अगर हमास ने हथियार ना फेंके तो उनके लिए बहुत बुरा होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जिन ममालिक ने अपनी फौज भेजने का इरादा किया है वो हमास को सफा हस्ती से मिटा देंगे और इसके लिए इसराइल को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो भी करना है वो सारे के सारे ममालिक करेंगे जिनकी फौजें गजा के अंदर आएंगी। और साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया कि वो सारे के सारे ममालिक मिडल ईस्ट से बाहर के हैं, उनमें से कोई भी मिडल ईस्ट का मुल्क नहीं है। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान के हवाले से भी बहुत सी खबरें आ चुकी हैं, इवन कि पाकिस्तान के अंदर भी इस खबर को बहुत ज्यादा डिस्कस किया गया। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत इसके ऊपर क्या जवाब देती है। क्या पाकिस्तान की फौज गजा जाएगी? क्या हम वहां की जो मज़ाहमती फोर्स है उसको डिसआर्म करेंगे? इसके अंदर हम अपना कोई किरदार अदा करेंगे? ये अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस हवाले से कैसी डेवलपमेंट आती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने ही बिछाए हुए जाल के अंदर फंस चुके हैं। जो उन्होंने मिस्र के शहर शर्म अल शेख में मुस्लिम दुनिया के हुक्मरानों को इकट्ठा किया था और इकट्ठा करके कहा था कि इस डील के ऊपर, इस अमन मुआहदे के ऊपर आप साइन करें, और फिर साइन लिए गए। अब आहिस्ता आहिस्ता जो मुस्लिम ममालिक हैं वो पीछे हट रहे हैं। उनको डर और खौफ महसूस हो रहा है कि अगर हमारी फौजें गजा के अंदर जाती हैं तो हो सकता है कि हमारी अपनी अवाम ही हमारे खिलाफ हो जाए, वो हमसे सवाल करना शुरू कर दे कि वो काम जो पहले इसराइल कर रहा था अब आप लोगों ने किराए के ऊपर वो काम जाकर गजा के अंदर शुरू किया है, इसराइल और अमेरिका की जेर सरपरस्ती। तो मुस्लिम दुनिया के अंदर, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे आलम इस्लाम की बात कर रहा हूं, मुस्लिम दुनिया के अंदर ये डर और खौफ मौजूद है। महसूस किया जा रहा है कि ऐसा ना हो कि हम अपने फौजी दस्ते गजा के अंदर भेजें और हमारे अपने मुल्कों के अंदर जो अवाम है वो हमारे खिलाफ उठ खड़ी हो। इसलिए अभी तक सऊदी अरब ने, कतर ने, तुर्की के हवाले से तो बाकायदा तौर पर कहा गया कि तुर्की के दस्ते हमें गजा के अंदर नहीं चाहिए। कुछ और मुल्क भी हैं, उन्होंने वाज़ा तौर पर किसी किस्म की कोई क्लैरिटी नहीं बताई। कुछ मुल्कों ने तो बाकायदा तौर पर इनकार भी किया कि नहीं भाई, ये वाला काम हम नहीं करेंगे। तो देखते हैं कि आगे इस हवाले से क्या होता है। दूसरी जो इंतहाई अहम और बड़ी खबर है वो खबर है जी, रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं प्यूटन, उनकी जो प्राइवेट रहाइशगाह है उसके ऊपर हमला हुआ है और तकरीबन 90 के करीब ड्रोन उनकी रहाइशगाह के ऊपर गए और हमला करने की कोशिश की। लेकिन रशिया वाले, आपको पता है कि इस तरह के मामलात में बड़े तेज हैं, वो पहले से तैयार होते हैं। उन्होंने सारे के सारे ड्रोन्स को मार गिराया और प्यूटन को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और अब वाज़ह तौर पर उनकी जानिब से कहा गया कि ये जो हमारे ऊपर हमला हुआ है, ये जो हरकत की गई है, इसका हम जवाब जरूर देंगे। अब बज़ाहरन ये हरकत तो की गई है यूक्रेन की जानिब से, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अभी तक जारी है। लेकिन सारी दुनिया जानती है कि यूक्रेन के पीछे कौन है, यूक्रेन को सपोर्ट कौन कर रहा है, यूक्रेन को हल्ला शेरी कौन दे रहा है। द वन एंड ओनली यूएस, अमेरिका, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। जो यूरोपियन ममालिक हैं वो खुद डरे हुए हैं, खौफ से सहमे हुए हैं कि भाई हम किसी भी सूरत रशिया का मुकाबला नहीं कर सकते। उनको तो यह भी डर लगा हुआ कि अगर रशिया ने यूक्रेन के बहुत बड़े हिस्से के ऊपर कब्जा कर लिया तो अगली बारी फिर हमारे दूसरे ममालिक की भी आ सकती है। तो देखते हैं इस हवाले से अब रशिया किस तरह का जवाब देगा। आगे आ जाए जी, जो तीसरी अहम तरीन और बड़ी खबर है जिसके साथ पाकिस्तान का भी तल्लक है, वो खबर यह है कि सऊदी अरब और यूएई, इन दोनों के दरमियान पहले होती थी सर्द जंग, ठीक है,
सर जंग ये होती थी कि भाई पहले कहा जाता था जी बुर्ज खलीफा बहुत बड़ी इमारत है, फिर कहा जाता था नहीं जी अभी सऊदीया भी जो है वो एक बहुत बड़ा टावर बनाने के लिए जा रहा है, लेकिन अब ये मामला जो है वहां से निकलकर ग्राउंड के ऊपर आ चुके हैं। हुआ ये है कि सऊदी अरब ने यमन के एक शहर में जिसका नाम है मुकाला, वहां पर हथियार लाने वाले जहाज को डायरेक्ट निशाना बनाया है और साथ यह भी बताया कि अरब अमारात ने अपनी प्रॉक्सी के लिए वहां पर हथियार भेजे। बेसिकली वहां पर दो ग्रुप्स हैं, यह कहा जाता है कि वहां पर दो ग्रुप्स हैं, एक को सऊदी अरब सपोर्ट करता है और एक को यूएई सपोर्ट करता है। और एक टीवी चैनल के ऊपर एक बयान दिया गया एक सऊदी माहिर की जानिब से। उन्होंने कहा कि जब हमारी रिफाइनरीज के ऊपर हमला होता है तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका ने क्या किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि आज जब हम ईरान के साथ खड़े हैं, अमन और कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अमेरिका मशकूक इकदामात कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका जंग की सल्तनत है और जंग के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता। अब मैं यहां पर एक टेक्निकल चीज आपको बता देता हूं। अमेरिका और यूएई समझें कि ऐसे हैं, इवन के ये जो इसराइल और गजा वाला मामला है वहां पर भी अमेरिका और यूएई की एक बात है। सऊदी अरब ने इसके ऊपर रेजिस्टेंस शो की। सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका के अंदर बैठकर यह कहा कि हम उस वक्त तक जो है वो इस अमन वादे पर या अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत नहीं कर सकते जब तक जो हमारे मुतालबात है, यानी कि इसराइल के लिए भी हम अमन चाहते हैं और फलस्तीन के लिए भी अमन चाहते हैं, फलस्तीनियों को उनके हकूक दिया जाए, उनके हिस्से का अमन उनको दिया जाए, तो फिर हम इस तरफ आगे बढ़ेंगे। जबकि डेड लॉक उस वक्त क्रिएट होता है जब इसराइल के वज़ीर आज़म कहते हैं कि भाई फलस्तीन की रियासत को हम किसी भी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे, यहां पर फलस्तीन की कोई रियासत नहीं बनेगी। तो इसी हवाले से गजा के जो लोग हैं, जो फलस्तीन के लोग हैं, वो दुनिया भर के 8 अरब मुसलमानों की तरफ देखते हैं, जो दुनिया के 57 इस्लामी ममालिक हैं उनके सरबराहान की तरफ देखते हैं कि ये लोग आएंगे, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है और इस उम्मत की जो रियासतें हैं उनके ये सरबराहान हैं, ये आएंगे, ये हमारी मदद करेंगे। अभी तक तो वो बेचारे सफ़र कर रहे हैं, अभी तक वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। आगे आ जाए जी, अडयाला जेल के बाहर की सूरत हाल आपको बताता चलूँ। अडयाला जेल के बाहर आज इमरान खान से मुलाकात करने के लिए उनकी बहनें आई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर आए हैं। इमरान खान की बहनों ने जो बातें की हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले बैरिस्टर गौहर अली खान ने जो बात की है उसको जरा गौर से सुन लें। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि मेरे पास इमरान खान की ऐसी कोई हदायत नहीं आई जिसमें इमरान खान ने कहा हो कि मुज़ाकरात नहीं करने। उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी को स्ट्रीट मूवमेंट चलाने की हदायत इमरान खान ने दी हैं, लेकिन उनका जो लाहौर का दौरा है वो ज़ाती था, उसमें पार्टी की मुशावरत शामिल नहीं थी। यानी कि सुहेल अफरीदी तने तनहा खुद अपने कंधों पर यह बोझ उन्होंने उठाया है। वे लाहौर आए हैं, लाहौर आकर उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी की है और उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट की है, लोगों को इकट्ठा किया है, लोगों को मोबिलाइज किया है। तो लगे हाथ बैरिस्टर गौहर अली खान साहब को यह भी बता देना चाहिए था कि जो उनकी जानिब से कहा गया कि अब कराची जाना है, फिर बलोचिस्तान जाना है, फिर गालबन लाहौर दोबारा वापस आना है, इसमें भी पार्टी की मुशावरत शामिल है या नहीं है, यह भी बता देना चाहिए था। बहरहाल बैरिस्टर गौहर अली खान, आपको पता है कि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी पर्सनैलिटी है, वो रख रखाव के साथ चलते हैं, ज़रा ठंडे मट्ठे प्रोग्राम है, लेकिन आने वाले दिनों में इमरान खान को बाहर जिस तरीके से प्लेयर चाहिए, जैसे लोग इमरान खान को चाहिए, शायद बैरिस्टर गौहर अली खान की उनके अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं बनती। हाँ, अगर मुज़ाकरात का माहौल बनता है तो फिर बैरिस्टर गौहर अली खान बड़े परफेक्ट बंदे हैं, फिर ज़बरदस्त बंदे हैं मुज़ाकरात के लिए। लेकिन अगर मुज़ामत दिखानी है, अगर सड़कों पर निकलकर फैसले होने हैं, तो उसके लिए बैरिस्टर गौहर अली खान बिल्कुल मतलब के मिसफिट है, ये वहां पर सही नहीं आते। इसी हवाले से मतीउल्लाह जान ने एक बात बताई। उन्होंने कहा जी, आज से कुछ साल पहले एक बच्चे ने इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अंकल पुलिस हमें डंडे मारेगी तो हम इनकलाब कैसे लाएंगे। उन्होंने कहा कि वो बच्चा बड़ा होकर बैरिस्टर गौहर बन गया। ये बेसिकली उन्होंने बैरिस्टर गौहर अली खान को बात लगाई कि भाई अगर आप लोगों ने बाहर निकलकर मज़ामत नहीं करनी, अगर आप लोगों ने तकलीफ बर्दाश्त नहीं करनी, अगर आप लोगों ने जेल नहीं देखनी, तो आप लोग इनकलाब किस तरीके से लेके आएंगे? इनकलाब तो फिर नहीं आ सकता। तो मतीउल्लाह जान ने कहा कि आज वो जो बच्चा है वो बड़ा होकर बैरिस्टर गौहर अली खान वो बन गया है। मज़ीद अब आगे आज इमरान खान की जो बहनें हैं उन्होंने बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि मुलाकात और रिहाई दोनों होंगी और तहरीक अब जारी रहेगी। इमरान खान की रिहाई पर यह तहरीक ख़त्म होगी। ये इमरान खान की बहनों ने अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू की है। और आज अलीमा खान ने पुलिस एहलकारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यह मकबूजा पाकिस्तान नहीं है। मैं आप सबको बता रही हूं कि आपने किसी के ऊपर भी जुल्म नहीं करना,
نہ بچوں کے اوپر کرنا ہے اور نہ بوڑھوں کے اوپر کرنا ہے. یہ علیمہ خان نے پولیس اہلکاروں سے بات کرتے ہوئے کہا. سلمان قمراجہ نے وہاں پر بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے بیٹھے تھے. پہلے جب ہمارے مذاکرات ہوئے تھے 5 سے 6 نشستیں ہوئی تھی, لیکن چائے اور بسکٹ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ جو بھی بات کی آگے سے کہا گیا کہ پوچھ کر بتائیں گے, اور جب پوچھا گیا تو کہا کہ جی آگے سے اجازت نہیں ملی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایک ملاقات نہیں کروا سکتے تو آپ کیا مذاکرات کریں گے, کیا اتھارٹی اور کیا کریڈیبلٹی ہے آپ کے پاس. مزید انہوں نے کہا کہ نتیجہ تب ہی نکلے گا جب ہماری گفتگو جاری رہے گی. عمران خان کو سائیڈ پر رکھ کر کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی, یہ برسر غور علی خان نے کہا. شفقت ایاز جو کے پی سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے, انہوں نے کہا کہ مجھے علیمہ خان کا پیغام مل چکا ہے. انہوں نے کہا کہ آج یہ جس طرح کا بھی ظلم کر لیں, پانی پھینکیں یا لاٹھی چارج کریں, ہم اپنا دھرنا جاری رکھیں گے. یہ انہوں نے بات کی ہے. اب ذرا آگے آ جائیں جی. شاہد خٹک صاحب نے آج بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ سنا ہے کہ نون لیگ والوں نے چیلنج قبول کر لیا ہے. انہوں نے کہا جی ڈن ہو گیا, مریم نواز صاحبہ نوشہرہ آئیں اور جگہ آپ لوگ فائنل کریں, سٹیج سمیت تمام سہولیات ہم دیں گے. 2 ہفتے لے لیں یا جتنا ٹائم آپ نے لینا ہے آپ لے لیں, آپ کمپین کریں, آ کے یہاں پر جلسہ کریں, اور اس کے بعد ہمیں صرف 12 گھنٹے کا وقت دیں اور ہم مینار پاکستان کے اوپر جلسہ کریں گے, تو پھر لگ پتا جائے گا کہ لوگ کس کے ساتھ ہیں. اب یہ نون لیگ کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ آپ جا کر کے پی کے اندر جلسہ کریں اور پاکستان تحریک انصاف آ کر پنجاب کے اندر جلسہ کریں. یا نون لیگ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ نہیں بھی کے پی کے اندر آپ کی حکومت ہے, آپ ہمیں پنجاب کے اندر, آپ بھی پنجاب کے اندر مینار پاکستان میں جلسہ کرو, ہم بھی پنجاب کے اندر کرتے ہیں. بلکہ میرے خیال سے جو بیسٹ پاسبل سولوشن ہے وہ یہ ہے کہ دونوں جماعتیں 1-2 ہفتے کے فاصلے سے مینار پاکستان کے اوپر ہی جلسہ کریں, تو پتہ لگ جائے گا, عوام فیصلہ کرے گی کہ کس کا جلسہ جو ہے وہ بڑا ہے. جاوید چودھری نے بھی اس حوالے سے بات کی. انہوں نے کہا جی مریم نواز خیبر پختونخوا جانے کا ارادہ رکھتی ہیں, وہاں پر وہ ایک جلسہ کریں گی. انہوں نے کہا کہ لیکن جو سلوک انہوں نے سہیل افریدی کے ساتھ کیا ہے وہ سلوک ان کے ساتھ نہیں کیا جانا چاہیے تھا. انہوں نے کہا کہ مریم نواز نے سہیل افریدی کے ساتھ بدسلوکی کر کے نئی روایت قائم کی ہے. پنجاب میں پہلے ایسے گھٹیا رویے کی مثال نہیں. ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو کچھ سہیل افریدی کے ساتھ کیا ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں کیا. پنجاب کے اندر اس طرح کے رویے کی ہمیں مثال نہیں ملتی. ایک ٹی وی شو کے اندر شفیع اللہ جان جو معاون خصوصی ہیں کے پی حکومت کے اندر, اور ڈاکٹر عفان اللہ محمد مالک کے شو کے اندر ان دونوں میں اچھی خاصی تکرار ہوئی. عفان اللہ نے کہا کہ سہیل افریدی کے اوپر منشیات فروشی کا الزام ہے. وہی بات کی جو ایک صحافی نے پنجاب اسمبلی کے اندر مینا خان افریدی کے سامنے کی تھی, اور پھر مینا خان افریدی نے آگے سے بڑی سخت باتیں کی تھی, جس پر کچھ لوگوں نے بڑا برا منایا تھا کہ یہ مینا خان افریدی کو نہیں کہنا چاہیے تھا. حالانکہ مینا خان افریدی نے کسی کا نام نہیں لیا تھا. تو عفان اللہ کو جواب دیا شفیع اللہ جان. انہوں نے کہا کہ ہم پھر بتائیں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے اوپر جو ہے وہ کیا کیا الزامات ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم بتاتے ہیں, اگر آپ یہ بات کریں تو ہم بتاتے ہیں کہ پھر مریم نواز کے اوپر کون کون سے الزامات. اگر بات صرف الزامات کی ہے, یعنی کہ پروف تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, ثبوت تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. کبھی آپ کہتے ہیں وہ ڈرگ ڈیلر ہیں, کبھی آپ کہتے ہیں وہ منشیات فروش ہیں, کبھی آپ کہتے ہیں وہ اسمگلنگ کرتے ہیں. مطلب اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ یہ تو بالکل بھی زیب نہیں دیتی. بہرحال دیکھتے ہیں. شفیع اللہ جان نے یہ بھی کہا, انہوں نے کہا جی یہ جو ملک احمد خان ہے یہ شریف خاندان کے ذاتی ملازم ہے, جس طریقے سے ان کا رویہ جو یہ وہاں پر کر رہے ہیں. مزید انہوں نے کہا کہ میں حلفاً یہ بات کر رہا ہوں, یہ انہوں نے ٹی وی شو کے اندر کہا. انہوں نے کہا کہ میں حلفاً یہ بات کر رہا ہوں کہ جب ہم لاہور سے واپس خیبر پختونخوا آ رہے تھے تو تب بھی راستے کے اندر جو ریسٹ ایریاز تھے وہ انہوں نے سیل کیے ہوئے تھے. اتنا ڈر اور خوف ہے ان کو کہ لوگ کہیں وہاں پر اکٹھے نہ ہو جائیں. آگے آ جائیں جی. منصور علی خان نے ایک بڑی اہم بات بتائی ہے جی رؤف کلاسرا کے شو میں. وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز جو ہیں وہ ہیں تو وزیر اعلیٰ, لیکن وہ اپنے آپ کو آنے والے وقت میں پاکستان کی وزارت عظمیٰ کی کرسی کے اوپر دیکھتی ہیں. ٹھیک ہے جی, ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی ہے. تو کلاسرا صاحب نے آ کے کہا کہ یہ آپ کر کیا رہے ہیں, یہ آپ شہباز شریف صاحب کو ڈرا رہے ہیں یا بلاول کو بتا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں آپ. تو منصور علی خان نے کہا کہ نہیں, یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. اب آپ یقین کریں میں پریشان ہو گیا ہوں یہ بات سن. ہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کا ٹارگٹ ہے, یہ ان کی خواہش ہے, یہ ان کی وش ہے, وہ یہ چاہتی ہیں, تو پھر بات سمجھ آتی تھی. ٹھیک, ابھی کوئی بھی چاہ سکتا کہ میں ملک کا وزیر اعظم بن جاؤں. یہ وہ سنگر ہے, مجھے ان کا نام جواد احمد, وہ سنگر آئی تھنک, اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو ملک کا وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. ہر کوئی بن سکتا ہے بھائی, جس کو عوام ووٹ دے. لیکن یہ کہنا کہ یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے, اس لفظ کی مجھے اس فکرے کی بالکل سمجھ نہیں آئی. گراؤنڈ ریالٹی کا مطلب سیاست کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کس کے ساتھ ہیں, ووٹ کس کو ملے گا,
कैसे लोग वजीर आजम बनेंगे? तो ग्राउंड रियलिटी तो दूर दूर तक भी नून लीग के साथ नहीं है। ये तो आप किसी भी गली मोहल्ले के अंदर चले जाएं, मंसूर अली खान साहब, मुनीफ फरूक साहब, रऊफ कुलासरा, गरीदा फरूकी साहबा, बाकी सारे के सारे जितने हैं ये सारे चले जाएं, हसन अयूब साहब चले जाएं, जाकर लोगों से पूछे, आपको पता चल जाएगा ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो ग्राउंड रियलिटी तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगली वजीर आजम मोहतरमा मरियम नवाज साहबा बने। ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और है, वो आप जाकर पता कर सकते हैं। आगे आ जाएं जी। कल मैंने अपने व्लॉग के अंदर एक खबर आपको दी थी। खबर बेसिकली थी वो एक हमारे सहाफ़ी हैं, हमारे दोस्त सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक खबर दी थी, मैंने आपको बताया था, रजी साहब की ये थी। उस खबर के हवाले से हामिद मीर ने भी अपने प्रोग्राम के अंदर बता दिया। उन्होंने कहा जी पहले ये होता था कि पाकिस्तानी जाते थे, FIA वाले इनको रोक लेते थे, बाहर के मुल्क नहीं जाने देते थे, ऑफलोड कर देते थे। अब ये काम उन लोगों के साथ शुरू हो गया जो बाकायदा तौर पर वर्दी में है। उन्होंने कहा कि एक DIG हैं और एक SSP हैं, एक का वीज़ा फ्रांस का कैंसिल कर दिया गया और दूसरे का मुस्तरद कर दिया गया। और इस वजह से हुए कि उन्होंने कहा जी आप लोगों का रिकॉर्ड हमारे पास है जो आप यहाँ पर कर रहे हैं, इस वजह से यूरोपीय यूनियन की जो पॉलिसी है वो यही है कि अब आप लोगों को ये वीज़े वगैरह नहीं दिए जाएंगे। नाज़रीन करम, आखिर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो सियासत का धारा है वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता, ये यकदम नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता आपको ये बहुत ज़्यादा पेचीदा होता हुआ नजर आएगा। और उसका जो मेन पॉइंट, मरकज या फोकस या लाइमलाइट जिस शख्स को मिलेगी उसका नाम है सुहेल खान अफरीदी। सुहेल खान अफरीदी अब कराची भी जा रहे हैं, बलूचिस्तान भी शायद जाएं और पंजाब के अंदर शायद दोबारा आए, पंजाब के शायद दूसरे शहरों के अंदर भी जाएं। और सुहेल खान अफरीदी बहुत से फैसले खुद करेंगे, खुद वो ये फैसले करेंगे। और अगर मुज़ाकरात के हवाले से चीज़ें होती हैं तो भी हुकूमत को बहुत कुछ देना पड़ेगा, इनको सामने चीजें रखनी पड़ेंगी। एटलीस्ट इमरान खान के साथ मुलाकात तो हर सूरत करवानी पड़ेगी। महमूद खान अचकजई की, अलामा राजा नासर अब्बास की, सुहेल खान अफरीदी की, इमरान खान की बहनों की, उनके लॉयर्स की, उनके डॉक्टर्स की, उनकी मुलाकातें करवानी पड़ेगी। अगर ये मुलाकातें नहीं करवाते, अगर इतने भी इख्तियारात नहीं है, तो फिर तो ये मुज़ाकरात किसी भी सूरत नहीं हो सकते। और फिर हर गुजरते वक्त के साथ आपको महसूस होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो एहतजाजी सियासत है उसका रंग चढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। और टाइम मैं पहले भी 2-4 दफ़ा आपको इशारा दे चुका हूं कि रमज़ान का महीना गुजरेगा। मुझे ऐसा महसूस होता है, मैं गलत भी हो सकता हूं, रमज़ान का महीना गुजरता हुआ दिखाई देता है कि रमज़ान का महीना गुजरेगा, छोटी ईद भी गुजरेगी। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर फाइनल कॉल एक मरतबा फिर देगी। एक वो फाइनल कॉल थी जो इमरान खान ने अडयाला जेल से दी थी 26 दिसंबर वाली, और अब दोबारा एक फाइनल कॉल 2 या दूसरा फेज कह ले वो भी दिया जाएगा। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम पाइंदाबाद।